द टेम्परेचर ऑफ हैदराबाद ऑन अ हॉट डे इज़ 45 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी इट्स इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। तो हमारे पास जो हैदराबाद का टेम्परेचर है गर्मियों के दिन वो हमारे पास है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें बोल रहे हैं कि व्हाट विल बी इट्स इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, यानी 45 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो सेल्सियस स्केल पर है, तो यही टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। तो यहाँ पर मैं डेटा की एडिंग लगा देता हूँ, डेटा और गिवन। तो गिवन में हमारे पास जो है वो टेम्परेचर दिया हुआ है जो कि हमारे पास है सेल्सियस में, और वो हमारे पास है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं रिक्वायर्ड में कि फ़ारेनहाइट स्केल पर यही टेम्परेचर कितना होगा फ़ारेनहाइट स्केल पर। तो रिक्वायर्ड की एडिंग यहाँ पे लगा देनी है आप लोगों ने, रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड में पूछ रहे हैं कि डिग्री फ़ारेनहाइट पर यही टेम्परेचर कितना होगा 45। तो हमें ये सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन की एडिंग में लगा देता हूँ। याद रहे कि इसको सॉल्व करने के लिए हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चाहे लिखना हो या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में लिखना हो, सिर्फ और सिर्फ उनकी जगह वैल्यूज़ आपने लगानी है। वो जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछे या फिर आपको फ़ारेनहाइट दे दे और आपको बोले कि सेल्सियस स्केल पर इक्विवेलेंट कौन सा होगा, तो आप लोगों ने वो इसी तरह से इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर फॉर फ़ारेनहाइट के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला यूज़ होता है हमारे पास है C/5 = F-32 डिवाइडेड बाई 9। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसे आप लोगों ने याद रखना है। तो हमारे पास जो है सेल्सियस जो दिया है वो गिवन है, तो सेल्सियस हमारे पास है 45 डिवाइडेड बाई 5 हमारे पास फॉर्मूले वाला लग जाएगा। फ़ारेनहाइट हमें फाइंड आउट करना है, -32 भी फॉर्मूले का है और डिवाइड में 9 भी हमारे पास फॉर्मूले का है। तो हम 45 को जब 5 से डिवाइड करते हैं, 45 डिवाइडेड बाय 5, तो 45 डिवाइडेड बाई 5, तो आने वाला आंसर हमारे पास आएगा 9 = F-32 और 9। तो 9 इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ, तो 9 × 9 = F-32। तो 9 × 9 हम करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाई 9, तो आने वाला आंसर हमारे पास होगा 81 = F यानी फ़ारेनहाइट -32। तो अब 81 इधर है और इधर हमें फ़ारेनहाइट निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर क्या है 32 माइनस में, तो उस तरफ जाकर ये 81 में के साथ प्लस हो जाएगा, +32 = F। तो F = जब हम 81 + 32 करेंगे तो आने वाला आंसर हमारे पास होगा 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट, तो वो टेम्परेचर हमारे पास फ़ारेनहाइट पे 113 होगा जो हमारे पास सेल्सियस में 45 डिग्री सेंटीग्रेड का था। Thermal energy required to raise the temperature of 50 grams of water from 40 to 70 degrees centigrade is 6300 joule. Calculate the specific heat capacity of water. तो हमारे पास यहाँ पर जो गिवन है वो थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। हमारे पास जो थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ताकि हम जो वाटर यानी 50 ग्राम ऑफ वाटर की टेम्परेचर को हम 40 से इंक्रीज़ करके 70 कर दें, तो हमारे पास वो जो थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हमारे पास होगी 6300 जूल। तो ऐसी सूरत में पूछ रहे हैं कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो आप लोग फाइंड आउट करें कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उस पानी की क्या होगी जब उसका वज़न हमारे पास 50 ग्राम है और उसके इसको जब हमने एनर्जी दी, तो वो एनर्जी जिससे टेम्परेचर हमारे पास बढ़ेगा वो हमारे पास कौन सी एनर्जी होगी, हीट वाली होगी, क्योंकि हीट देने से ही टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो हमारे पास होगी एनर्जी, वो थर्मल एनर्जी हमारे पास होगी हीट वाली, यानी डेल्टा क्यू हमारे पास जो गिवन है वो है 6300 जूल। उसके बाद हमारे पास जो टेम्परेचर है वो हमारे पास 40 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ हुआ, यानी इनिशियल 40 था पहले, उसके बाद हीट देने के बाद यानी वो थर्मल एनर्जी जो कि हीट की फॉर्म में हमने दी वो हमारे पास उसने टेम्परेचर को 40 से 70 तक बढ़ा दिया। तो ऐसी सूरत में हमने उस वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो फाइंड आउट करनी है। तो चलिए यहाँ पे मैं डेटा लिख देता हूँ यहाँ पर और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो गिवन में हमारे पास जो चीज़ें गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है वो है मास ऑफ वाटर, यानी मास दिया हुआ है हमारे पास, और मास का सिंबल होता है स्मॉल m, जो कि हमें दिया हुआ है 50 ग्राम
और मास m इज इक्वल टू 50 ग्राम हमें दिया हुआ है और इस ग्राम को हमने किलोग्राम में अब कन्वर्ट करना है। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 50 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हमारे पास जो मास है वो हमारे पास आ जाएगा केजी में, जैसे हम किलोग्राम कहते हैं। तो 50 डिवाइडेड बाय 1000, तो आने वाला आंसर हमारे पास होगा 0.05 kg, जिसे हम कहते हैं किलोग्राम। उसके बाद हमारे पास जो दिया हुआ है टेम्परेचर फ्रॉम 40 टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रॉम 40 यानी इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास जो था T1 वो हमारे पास है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद T2 जो हमारे पास है वो है 72 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बाद में इसका टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद बना है। उसके बाद हमें जो थर्मल एनर्जी दे रहे हैं वो टेम्परेचर जो बढ़ा रहा है वो एनर्जी हमारे पास कौन सी एनर्जी होगी, हीट एनर्जी होगी, जो कि हमारे पास दी हुई है 6300 जूल। तो यहाँ पे मैं डेल्टा क्यू लिख देता हूँ जो कि हमें दिया हुआ है 6300 जूल, जो कि वाटर के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। इसी सूरत में पूछ रहे हैं कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने वाटर की फाइंड आउट करनी है। तो रिक्वायर्ड केडिंग डाल के आप लोगों ने यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख देना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो सिंबल हमारे पास होता है वो होता है C, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सोल्यूशन की हेडिंग यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, सोल्यूशन। याद रहे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है हमारे पास है स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला, जो कि हमारे पास है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू CM डेल्टा T। तो हमें अब C फाइंड आउट करना है, डेल्टा क्यू भी हमारे पास गिवन है और मास भी हमारे पास गिवन है और टेम्परेचर हमारे पास डेल्टा T यहाँ पर है, लेकिन हमारे पास इनिशियल और फाइनल में टेम्परेचर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने टेम्परेचर को डेल्टा T में कन्वर्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर इसको कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास जो डेल्टा T जब भी हम निकालते हैं तो डेल्टा T में हमारे पास जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसमें से हमने स्मॉलेस्ट टेम्परेचर को माइनस करना होता है। तो हमारे पास जो यहाँ पर टेम्परेचर सबसे बड़ा है हमारे पास है T2, तो हमने बड़े वाले टेम्परेचर में से छोटे वाले को माइनस कर देना है। तो डेल्टा T इज इक्वल टू T2 हमारे पास है 70 माइनस और T1 हमारे पास है 40। तो डेल्टा T हमारे पास आ जाएगा 70 से जब हम 40 को माइनस करेंगे तो आने वाला आंसर हमारे पास होगा 30। और इसके साथ हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड लगा दें या फिर 30 केल्विन, दोनों सूरत में हमारे पास सेम ही होता है, क्योंकि जब भी डेल्टा T आ जाए वहाँ पर हम लोग 30 डिग्री सेंटीग्रेड और को चेंज नहीं करते, क्योंकि ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन दोनों इक्वली होते हैं डेल्टा T में। तो अब यहाँ पर हमारे पास डेल्टा T की वैल्यू भी आ गई है, मास भी हमारे पास गिवन है, स्पेसिफिक हीट हमें फाइंड आउट करनी है और डेल्टा क्यू भी गिवन है। तो चलिए यहाँ पर वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो डेल्टा क्यू हमारे पास जो दिया हुआ है वो है 6300 इज इक्वल टू C हमें फाइंड आउट करना है। मास यहाँ पर मल्टीप्लाई में जो कि हमारे पास है 0.05 और मल्टीप्लाई में हमारे पास डेल्टा T जो गिवन है वो हमारे पास है 30। तो 6300 इस तरफ इधर ऐसे ही आ जाएगा, C मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 0.05 इंटू 30 करेंगे, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 30, तो आने वाला आंसर हमारे पास होगा 1.5। तो याद रहे कि हमारे पास जो है इस तरफ C के साथ 1.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर 6300 के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा और इस तरफ C होगा। और जब हम 6300 को डिवाइड करेंगे 1.5 से तो आने वाला आंसर हमारे पास होगा 4200, जो कि हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आंसर आ जाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हमारे पास जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है जूल पर केजी केल्विन, जैसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जूल, और जब ये केजी ऊपर आएगा तो इसके ऊपर -1 लग जाएगा और ये जब के ऊपर आ जाएगा तो इसके ऊपर भी माइनस लग जाएगा और डिवाइड वाली फॉर्म खत्म हो जाएगी। A copper rod 15 meter long is heated so that its temperature changes from 30 to 85 degrees centigrade. Find the change in the length of the rod. The coefficient of linear expansion of copper is 17 exponent minus 6 degree centigrade. तुम्हारे पास एक कॉपर रोड है जो कि 15 मीटर का है। कॉपर रोड इस तरह से एक रोड होगा, इसे हम रोड कहते हैं। इस तरह से लोहे का हो, जिस किसी भी चीज़ का हो, तो हमारे पास कौन सा रोड है, कॉपर का रोड है। और वो रोड हमारे पास इसकी लंबाई है 15 मीटर। जब उसको लॉन्ग इज हीटेड, अ कॉपर रोड 15 मीटर लॉन्ग इज हीटेड, यानी 15 मीटर का जो रोड है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वो कॉपर का रोड है, इसे हमने 15 मीटर जो कि लॉन्ग है इसे हमने हीट किया और हीट करने के बाद इसका टेम्परेचर जो है 30 से 85 हो गया। यानी पहले इसका इनिशियल टेम्परेचर 30 था और उसके बाद इसका टेम्परेचर चेंज हुआ जो कि हमारे पास है 85।
फाइंड द चेंज इन द लेंथ, ऐसी सूरत में हमें लेंथ में जो चेंज आया है वो हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि पहले जो कॉपर की रोड थी उसका लेंथ था हमारे पास 15 मीटर, हीट करने के बाद इसका जो टेम्परेचर था वो 30 से 85 हो गया, तो ऐसी सूरत में इसके लेंथ में भी इजाफा हुआ होगा हीटिंग के बाद, तो वो हमें चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करना है। याद रहे कि जहाँ पर भी वर्ड चेंज का है इसका मतलब होता है डेल्टा, और साथ में टेम्परेचर लिखा हो, जो भी चीज़ लिखी हो उसका सिंबल आप लोगों को लगा देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा एल ऑफ द रोड, यानी उस चेंज इन लेंथ उस रोड में कितना चेंज आया होगा, वो चेंज हमें उसकी लेंथ में कितना चेंज आया होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमारे पास द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कॉपर इज 17 एक्सपोनेंट -6। उसके बाद हमें कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी गिवन है, जिसे हम कहते हैं अल्फा। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा होता है, और इसी की जगह अगर यहाँ पर लिखा हो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन तो हमारे पास होगा बीटा। वॉल्यूमेट्रिक के लिए हमारे पास बीटा होता है, और लीनियर एक्सपेंशन के लिए हमारे पास जो यूज़ होता है वो हमारे पास होता है अल्फा। तो चलिए यहाँ पे मैं डेटा बना देता हूँ। डेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास गिवन में लेंथ दी हुई है रोड की, जो कि हमारे पास है 15 मीटर, तो लेंथ लिख देता हूँ मैं यहाँ पर लेंथ, और लेंथ का सिंबल होता है एल, जो कि हमारे पास है 15 मीटर। उसके बाद हमें बताया गया सो दैट इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 30 टू 85, यानी इनिशियल उसका पहले 30 था हीटिंग से पहले, तो इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास जो है टेम्परेचर, पहला जो टेम्परेचर हमें दिया है इसको हमने T1 का नाम दे दिया, जो कि हमारे पास है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद जब इसका टेम्परेचर चेंज हुआ, तो टेम्परेचर चेंज होने के बाद हमारे पास जो टेम्परेचर बना वो हमारे पास है 85 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद पूछ रहे हैं फाइंड द चेंज इन लेंथ, तो ये हमने रिक्वायर्ड में लिख देना है। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ और गिवन है वो है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसे हम कहते हैं अल्फा। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जिसे हम कहते हैं अल्फा, और वो हमारे पास है 17 एक्सपोनेंट -6 डिग्री सेंटीग्रेड -1 ऊपर लग जाएगा। उसके बाद हमसे रिक्वायर्ड में पूछ रहे हैं कि रिक्वायर्ड में अपने चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करना है, तो रिक्वायर्ड की हेडिंग डाल देनी है यहाँ पर, और रिक्वायर्ड में हमने लिख देना है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, जो कि हमारे पास होगा जहाँ पर भी वर्ड चेंज आ जाए उसका मतलब होता है डेल्टा, और लेंथ यानी एल, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। याद रहे कि यहाँ पर हमारे पास जो टेम्परेचर है इस तरह के क्वेश्चंस में वो केल्विन में चेंज नहीं होता, बल्कि हम इनको दोनों में से जो हाईएस्ट होता है यानी उसको हमने लोवेस्ट टेम्परेचर से माइनस करके डेल्टा टी निकालना होता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में हमारे पास जो फॉर्मूला यूज़ होता है उसमें हमारे पास जो टेम्परेचर है वो डेल्टा टी की सूरत में गिवन होता है, तो हमने अपने टेम्परेचर को उसी फॉर्म में लेकर आना होता है। तो आप लोगों ने गिवन में इस दोनों टेम्परेचर को चेंज करना है, जो कि हमारे पास है ये दो टेम्परेचर है, तो हमने डेल्टा टी निकालना है, और डेल्टा टी निकालने के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ा टेम्परेचर है उसमें से आप लोगों ने स्मॉलेस्ट को माइनस कर देना है, चाहे वो T1 बड़ा हो या T2, दोनों में से कोई भी बड़ा हो, तो उस बड़े वाले में से आपने छोटे वाले टेम्परेचर को माइनस कर देना है, और आने वाला आंसर हमारे पास होगा डेल्टा टी। तो हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है टेम्परेचर की वो हमारे पास T2 है, T2 में से आपने माइनस कर देना है T1, तो डेल्टा टी आप लोगों ने लिख देना है। तो 85 - 30 जब आप करेंगे तो आप लोगों के पास डेल्टा टी का जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डेल्टा टी की वो होगी 85 - 30, 85 - 30, तो आने वाला आंसर हमारे पास होगा 55 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रहे कि टेम्परेचर हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन आप दोनों में लिख सकते हैं, इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। 55 डिग्री सेंटीग्रेड 55 केल्विन के ही इक्वल होते हैं, इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे मैं सोल्यूशन इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास चेंज इन लेंथ हमने फाइंड आउट करना है, तो याद रहे कि हमारे पास जो चेंज इन लेंथ के लिए फॉर्मूला यूज़ होता है वो हमारे पास होता है अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। तो हमने इस फॉर्मूले के थ्रू इस चेंज इन लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास जो हुआ है 17 एक्सपोनेंट -6 गिवन है। उसके बाद हमारे पास डेल्टा एल पूछा गया है जो कि चेंज इन लेंथ है, और वो हमें फाइंड आउट करना है। लेंथ हमारे पास जो है वो 15 है, इंटू डेल्टा टी हमने फाइंड आउट किया था वो हमारे पास है 55। तो 15 इंटू 55 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 55, तो आने वाला आंसर हमारे पास होगा 825। तो यहाँ नीचे आ जाएगा 825 अपॉन में हमारे पास ऊपर जो है वो डेल्टा एल, और इस तरफ हमारे पास आ जाएगा 17 एक्सपोनेंट -6।
तो अब हमारे पास जो है 17 एक्सपोनेंट -6, यहाँ पर ऊपर 825 नीचे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाकर 17 एक्सपोनेंट -6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 825 इज इक्वल टू डेल्टा एल। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 17 एक्सपोनेंट -6 मल्टीप्लाई बाय 825 तो आने वाला आंसर हमारे पास जो चेंज इन लेंथ का होगा वो हमारे पास होगा 0.014 और लेंथ का यूनिट हमारे पास होते हैं मीटर।